मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और मेरे मित्रों। मैं आर.के. पंकज आप सभी भाई बंधुओं का अपने इस यूट्यूब मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी अर्थात जनन की प्रक्रिया का मानव शरीर में किस प्रकार से संपादन होता है, इसके बारे में प्रारंभिक क्लास आपको दिया था। प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दिया था। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बतलाया था कि किस प्रकार से पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनते हैं और वह शुक्राणु जब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में बनता है तो वह शुरू में किस रूप में रहता है और बाद में परिवर्तनशील होकर परिपक्व होकर अपने आप को स्पर्म में परिवर्तित कर लेता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल से वह स्पर्म बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर एपिडायडैमस में अधिवृषण में पहुंचते हैं और वहां से उसके आगे गति करने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने आपको यह भी बतलाया कि फीमेल बॉडी में स्त्रियों के शरीर में जन्म लेने से पहले ही जब कन्या भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ में रहती है तो उसी समय उसके शरीर में, उसके ओवरी में फॉलिकल्स का निर्माण शुरू हो जाता है और वह फॉलिकल्स जब वह स्त्री जन्म ले लेती है और जन्म लेने के बाद 11 से 13 वर्ष के प्यूबर्टी स्टेज को प्राप्त करती है, यौवन अवस्था को प्राप्त करती है, तो उस स्त्री में वह फॉलिकल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से प्राइमरी oocyte बनते हैं और प्राइमरी oocyte बनने के बाद जब वह ओवरी से बाहर निकलता है तो वह सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है। ये सारे चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। अब हम अपने प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं, किस प्रकार से वह पुरुष में यह अपना कार्य संपादित करने के बाद शुक्राणु जो है जब स्त्री के शरीर में पहुंचता है तो स्त्री के शरीर में पहुंचने के बाद किन रास्तों से गुजरकर वह ओवम से मिलता है, सेकेंडरी oocyte से मिलता है और मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, कौन से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से स्त्री गर्भ धारण करती है, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग प्रियसेचन के नाम से जानते हैं, वो मैंने आपको लिखाया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंसेमिनेशन जिसे हम लोग प्रियसेचन कहते हैं, प्रियसेचन का मतलब क्या हो गया? मेल बॉडी के पेनिस से, पुरुष शरीर के शिश्न या लिंग से जब सीमेन युक्त स्पर्म बाहर निकलता है और निकलकर फीमेल बॉडी में वेजाइना के रास्ते अंदर प्रवेश करता है तो इस क्रिया को ही हम लोग इंसेमिनेशन अर्थात प्रियसेचन कहते हैं। दो प्रकार की यह क्रिया होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक में जो है मनुष्य जब आपस में संगम बनाता है तो उस दौरान जो है वह अपने स्पर्म को रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद स्त्री के शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि यह क्रिया आर्टिफिशियल रूप से भी करवाई जाती है, लैब मेथड से भी करवाई जाती है। जनरली यह प्रोसेस जो है जंतुओं में देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा जानवरों में पाल खिलाना जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अर्थात कृत्रिम प्रियसेचन कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक नर पशु जिसे सांड भी हम लोग कह सकते हैं, एक नर पशु के सीमेन और स्पर्म को जो स्टोर किया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से मादा पशु अर्थात गाय के शरीर के अंदर, वेजाइना के अंदर उसे इंजेक्शन के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से उसे इंजेक्ट करवा देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं, जिसे पाल खिलाना हम लोग कहते हैं। और आमतौर पर वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं
पशु चिकित्सक जो होते हैं इस प्रक्रिया का वह पालन करते हैं। तो देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट में इंसेमिनेशन दिया है और इसमें मैंने स्टार देकर आपको लिखा है कि कॉपुलेशन अर्थात संगम या मैथुन, जिसे हम लोग क्वाइटस या इंटरकोर्स कह सकते हैं, के दौरान लगभग 100 से 400 मिलियन अर्थात करोड़ स्पर्म वीर्य के साथ इजेकुलेट होकर यानी वीर्य के साथ निकलकर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट अर्थात वेजाइना में संग्रहित हो जाते हैं, वेजाइना में जाकर के वो जमा हो जाता है। अगला पॉइंट है, वेजाइना में प्रवेश करने के उपरांत सीमेन एक प्रकार के थक्के के रूप में बदल जाता है। 15 से 30 मिनट के बाद थक्का खुलता है और स्पर्म मुक्त होकर गतिशील हो जाता है। अकेले सीमेन नहीं निकलता है बल्कि सीमेन के साथ जो है वह स्पर्म भी मौजूद रहता है, लेकिन जब फीमेल बॉडी में वो आता है तो शुरुआत में वेजाइना में आने के बाद वह एक जगह इकट्ठा हो जाता है कुछ समय के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए, और वहां पर वह जो है थक्का के रूप में रहता है, लेकिन बाद में वो थक्का घुल जाता है और उसके अंदर से जो स्पर्म होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर वह गति करना शुरू कर देता है। वेजाइना में संग्रहित हुए शुक्राणुओं में से अधिकांश शुक्राणु अर्थात स्पर्म अगमनशील रह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे स्पर्म जो है वो कैपेबल नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वह कमजोर होते हैं, उनकी गति की शक्ति बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से भी जो है वो रिप्रोडक्शन की जो आगे की प्रोसेस है उसको संपादित नहीं कर पाते, वे नष्ट हो जाते हैं, अगमनशील रह जाते हैं। जो शुक्राणु बच जाते हैं वे क्रियाशील होकर 1.5 यानी 1.5 से 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की गति से यूटेरस से गुजरते हुए ओविडक्ट में पहुंचते हैं। वेजाइना में सबसे पहले स्पर्म पहुंचता है, योनि में पहुंचता है, वहां से वह यूटेरस अर्थात गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय से फिर वह जो है अंडवाहिनी नली अर्थात ओविडक्ट, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ये इसके स्पर्म के गुजरने का रास्ता है, जो कि पुरुष के शरीर से निकलने के बाद जब स्त्री के शरीर में पहुंचता है तो वह स्त्री के शरीर में किन किन अंगों से होकर गुजर करके रिप्रोडक्शन करने के लिए, निषेचन करने के लिए वह अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करता है। देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, वेजाइना में लसलसा तरल पदार्थ स्रावित होता है जो स्पर्म को की गति को प्रभावित करता है और उसे द्वितीयक अंडकोशिका अर्थात सेकेंडरी ओसाइट को भेदना मतलब पेनिट्रेट करने योग्य बनाता है। इस क्रिया को शुक्राणु के एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन की परत हट जाती है। इस प्रक्रिया में जो है शुक्राणु के जो एक्रोसोम है, जो फिगर मैंने आपको बनाया है पिछले वीडियो में, आप देखेंगे कि शुक्राणु के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां एक्रोसोम रहता है, तो उस एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन की परत को हटा देता है। यह परिवर्तन और शुक्राणु को भेदने योग्य बनना संधारित्र अर्थात कैपेसिटेशन कहलाता है, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है इस सारे प्रोसेस में। यानी जब पुरुष के शरीर से स्पर्म निकल जाते हैं और स्पर्म निकलने के बाद जब वह स्त्री के शरीर में पहुंचता है तो स्त्री के शरीर में वेजाइना से लेकर के ओविडक्ट अर्थात अंडवाहिनी नली, जहां उसे सेकेंडरी ओसाइट अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका से मिलना है, निषेचन करना है, तो निषेचन करने में जो उसे समय लगता है वह 5 से 6 घंटे का लगभग समय लगता है। और इस क्रिया को करने के लिए जो उसमें परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को हम लोग संधारित्र या कैपेसिटेशन के नाम से जानते हैं। मित्रों, यहां मैंने सेकेंड पॉइंट में ओवुलेशन लिखा है। ओवुलेशन का मतलब अंड निक्षेपण होता है। अंड निक्षेपण का तात्पर्य ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट का बाहर आना,
अंडाशय से द्वितीयक अंड कोशिका का बाहर निकलना ही अंड निक्षेपण ओवुलेशन कहलाता है। यह होता कब है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस चलता है। प्रत्येक महीने 28 दिन के अंतराल पर 3 से 5 दिनों के लिए वेजाइना से ब्लड और म्यूकस बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को ही हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस या एमसी या पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसे रजोचक्र, ऋतुस्राव भी हम लोग कहते हैं। तो मैंने यहाँ स्टार देकर लिखा है, एमसी के 14वें से 16वें दिन अंड निक्षेपण अर्थात ओवुलेशन होता है, जिसमें द्वितीयक अंड कोशिका ओवरी से निकलता है। यह गोल और गमनशील होता है। यह विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा तथा कोरोना रेडिएटा से घिरा रहता है। जब मैं आपको डायग्राम ओवम का, ओवम सेकेंडरी ओसाइट्स का जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, तो उस डायग्राम में मैं आपको ये सारे परत को जो है दिखाऊंगा। वैसे भी जब मैंने आपको ओवरी के अंदर जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं, उस साइक्लिक चेंजेज में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से फॉलिकल जो होते हैं वो प्राइमरी ओसाइट बनते हैं, प्राइमरी ओसाइट से किस प्रकार से सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है, और सेकेंडरी ओसाइट्स में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, और ओवरी जो है वह अपने लेयर को कहां कमजोर कर लेता है, उस लेयर के पास से जो है आपका सेकेंडरी ओसाइट जो है ओवुलेशन के द्वारा बाहर निकलता है। ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए अगला स्टार मैंने देकर के लिखा है, अंड कोशिका से फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे मोकोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, रसायन निकलता है जो स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अंड कोशिका से फर्टिलाइजिन निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, अंड कोशिका से फर्टिलाइजिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन निकलता है, जो क्या करता है, शुक्राणु को अपनी तरफ खींचता है, शुक्राणु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ताकि शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल सके, अंड कोशिका से मिल सके और निषेचन की क्रिया हो सके। जहां अंड कोशिका से फर्टिलाइजिन निकलता है, वही देखिए यहां मैंने लिखा है, स्पर्म भी एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्रावित करता है। यानी अंड कोशिका से फर्टिलाइजिन निकलता है, जबकि स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन निकलता है। प्रत्येक जाति में विशेष प्रकार का फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रसायन निकलता है, जो अंड कोशिका और शुक्राणु को निषेचन में मदद करता है। मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग देखते होंगे जब आपको क्या कहता है, मतलब एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि हम लोग एम्फीबिया में देखते हैं, जैसे मेढक हो गया, हम लोग फिशिस में देखते हैं, जैसे कि आपको मछली हो गई। तो ये सब में क्या होता है, मेल भी अपने स्पर्म को बाहर निकाल देता है, मेल जीव, नर जंतु भी जो है अपने शुक्राणु को रिलीज कर देता है, और फीमेल जीव भी, मादा जीव भी जो है अपने अंडाणु को रिलीज कर देता है। दोनों बाहरी वातावरण में एक दूसरे से मिलते हैं। आखिर इस प्रक्रिया में ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे सीजनल ब्रीडर होते हैं, विशेष ऋतु में जन्म करते हैं, तो इसमें तो ये भी ना हो सकता है कि आपके मेढक के जो शुक्राणु है वह मछली के अंडाणु से जाकर मिल जाए, या मछली का जो शुक्राणु है वह मेढक के अंडाणु से जाकर मिल जाए। तो ऐसा अगर क्रिया हो जाएगा तब तो एक बहुत बड़ा वेरिएशन आने का, एक बहुत बड़ा म्यूटेशन होने का संभावना उत्पन्न हो जाएगा। जैसे प्रकृति क्या करती है, प्रकृति रोकती है, उसमें बैरियर का कुछ ना कुछ वो जो है स्कीम बना के रखती है कि कौन से ऐसे प्रोसेस को, कौन से ऐसी रचना को, कौन से ऐसे विशेष प्रक्रिया को हम लोग अपनाएं, ताकि ऐसा अगर हो भी रहा है तो वह सक्सेस नहीं हो, सफल नहीं हो पाए। तो वह कारण यहाँ पर आपको छिपा हुआ है, उसका प्रॉब्लम का जो है जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ छिपा हुआ है। प्रत्येक जीव, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु से निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन और अंडाणु से निकलता है फर्टिलाइजिन। ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं ना, एक दूसरे की जाति को पहचानने की शक्ति रखते हैं। अगर मेढक का शुक्राणु है तो वह शुक्राणु मेढक के अंडाणु से ही मिलेगा, दूसरे जंतु के अंडाणु से नहीं मिलेगा। यह क्रिया क्यों हो पाती है, यह क्रिया इसलिए हो पाती है क्योंकि वहां फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है
प्रत्येक जीव जाति में विशेष प्रकार का फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रसायन निकलता है जो अंड कोशिका और शुक्राणु को निषेचन में मदद करता है, साथ ही साथ उसको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी, एक दूसरे के पास आएंगे भी, तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। और अगर किसी वजह से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर भी गया है तो वह जो है क्लीवेज नहीं कर पाएगा, अर्थात उसमें विदलन नहीं हो पाएगा, अर्थात उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो आगे की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो होती है वो जैम कर जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इस प्रकार से नया जंतु का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो वहां पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों का आपस में इंटरेक्शन काम करता है। अब देखिए अगला स्टार मैंने लिखा है हाई एल्यूरोनिक एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड नामक, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, नामक जटिल पदार्थ कोरोना रेडिएटा के फॉलिकल सेल्स को आपस में चिपकाने में मदद करता है। कोरोना रेडिएटा जो होते हैं वो द्वितीयक अंड कोशिका के चारों तरफ रहते हैं, बहुत सारी इसकी संख्याएं होती हैं और ये सारे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते हैं, एक दूसरे के कंपैक्ट होते हैं, दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रह पाता। तो इसलिए जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम, एक दूसरे को आपस में चिपकाने का काम कौन करता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड करता है। एक प्रकार से ये ग्लू का काम करता है, गोंद का काम करता है, चिपकाने मदद करता है। अगला स्टार मैंने लिखा है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन एवं हाई एल्यूरोनिक एसिड नामक ग्लू अर्थात गोंद गोंद के कारण समूह का अन्य दूसरा स्पर्म, यानी ये काम ये भी करेगा कि दूसरे जाति के स्पर्म को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि मनुष्य में आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में स्पर्म निकलता है और वह स्पर्म पॉपुलेशन के द्वारा फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन जब निषेचन की बात आती है, फर्टिलाइजेशन का कार्य जब होने का रहता है, तो वैसे कंडीशन में एक ओवम से एक सेकेंडरी ओसाइट से सिंगल स्पर्म ही मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो शेष जो शुक्राणु बचता है वह भी अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग और हाई एल्यूरोनिक एसिड जो ग्लू होता है यह जो है दूसरे स्पर्म को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, अर्थात पॉलीस्पर्मी को रोकता है। मित्रों यहां मैंने तीसरे नंबर में एंट्री ऑफ ओवम अर्थात अंडाणु का प्रवेश बतलाया है। देखिए ये जो एक प्रकार से पॉइंट मैंने लिखा है एक प्रकार से रॉन्ग भी है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ओवम का प्रवेश नहीं होता है जब अंडाशय अर्थात ओवरी से जो रचना निकलती है वह रचना ओवम नहीं होती है, वह रचना अंडाणु नहीं होती है, वह रचना सेकेंडरी ओसाइट अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका होता है। द्वितीयक अंड कोशिका जब अंडवाहिनी नली के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है और पहुंचने के बाद स्पर्म के संपर्क में आता है, पेनिट्रेट होता है, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन होता है, तब जाकर के वह सेकेंडरी ओसाइट द्वितीयक अंड कोशिका जो है वह परिवर्तन करके ओवम में बदल जाता है। पहले वह ओवम नहीं कहलाता है, लेकिन फिर भी चूंकि बुक में यही लिखा हुआ रहता है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एंट्री ऑफ ओवम अर्थात अंडाणु का प्रवेश। देखिए स्टार मैंने देकर के लिखा है अंड निक्षेपण अर्थात ओवुलेशन द्वारा निकला द्वितीयक अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब के फिम्बड़ी द्वारा, फिम्बड़ी एक प्रकार की अंगुली जैसी रचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसके द्वारा कैच कर लिया जाता है। कैच कर लेना मतलब उसको वो पकड़ लेता है, उसको वो अपने अंदर समेट लेता है। जो ऑस्टियम जैसे मान लीजिए ये आपका हमारा हाथ जो देख रहा है, ये हाथ जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, पूरी रचना जो है ये स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब है।
जिसको हम लोग यूटेरिन डक्ट भी कहते हैं, या इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी नली के नाम से जाना जाता है। तो इस अंडवाहिनी नली को आप लोग देखने के लिए जाइए। ये देखिए अंगुली है, ये अंगुली को हम लोग फिम्बड़ी कहते हैं, ये फिम्बड़ी। और ये जो हथेली आप देख रहे हैं, हथेली ये चौड़ा है, इसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। इसी फिम्बड़ी और इनफंडिबुलम के बीच में एक छिद्र होता है जिसे ओस्टियम कहते हैं। इसके बाद आप आगे जाइएगा, इनफंडिबुलम ये पूरा मान लीजिए कि यहाँ से हथेली से शुरू होकर यहाँ तक इनफंडिबुलम कहलाया। इसके बाद की जो रचना होती है इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, ये एम्पुला हो गया। एम्पुला के बाद जो आपका शेष स्थान बचता है इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। तो यहाँ फिम्बड़ी द्वारा कैच कर लिया जाता है, जो एस्टियम द्वारा छिद्र से होकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। अगला स्टार है द्वितीयक अंडकोशिका अंड निक्षेपण के बाद 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य बना रहता है। इस बीच ही शुक्राणु को उस तक पहुंचना रहता है। यहाँ मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने आपको लिखा है कि जब वेजाइना में स्पर्म पहुंचते हैं तो स्पर्म वहां 5 से 6 घंटा कैपेसिटेशन में लगाता है। जनरली जो है वहां पहुंचने के बाद स्पर्म, चूंकि स्पर्म मेल के शरीर से निकलेगा और मेल के शरीर से निकलने के बाद जब मेल और फीमेल संगम कर रहा होता है, क्वाइटस कर रहा होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक दूसरे के बीच में क्या कहता है मैथुन की क्रिया होती है, तो उस दौरान टेस्टिस से स्पर्म को निकलकर एपिडायडामस के लंबे रास्ते को तय करते हुए आपको सीमेन अर्थात ब्रिय के साथ मिलते हुए, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स जो रास्ते होते हैं उससे गुजरते हुए वह जो है मेल के शरीर से इजेकुलेट अर्थात रसखलित होता है। इस क्रिया में शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो थक जाते हैं, उनको कुछ रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, कुछ विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब वो विश्राम करता है तो विश्राम के दौरान फिर से वो एनर्जेटिक होता है, फिर से वह जो है ऊर्जा प्राप्त करती है, ताकि वो अगले पड़ाव को प्राप्त करने के लिए एक नए जोश के साथ अपने आप को आगे समर्पित कर सके, अपने आप को आगे वो लगा सके। तो इसलिए जब मेल के शरीर से स्पर्म निकलते हैं तो स्पर्म निकलने के बाद वेजाइना के आसपास की जो फीमेल ट्रैक्ट है, जेनिटल ट्रैक्ट है, वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाता है और आमतौर पर 5 से 6 घंटा के लिए वो अपने आप को वहां संग्रहित रखता है। इसके बीच में वो एनर्जी प्राप्त करता है और एनर्जी प्राप्त करने के बाद वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में उसे 12 से 24 घंटे लगते हैं। जनरली समान रूप से यही प्रक्रिया होती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब वेजाइना में स्पर्म पहुंचते हैं तो वहां पर वो बिना ज्यादा समय तक अपने आप को रोके हुए वो आगे के रास्ते को कंटिन्यू रखते हैं, आगे अपने सफर को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। इस कारण से वह 5 से 6 घंटे में भी अंडवाहिनी नली में पहुंच जाता है। इसलिए ये दोनों चीज होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो द्वितीयक अंडकोशिका अंड निक्षेपण के बाद 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन युग बना रहता है। ये ओसाइड के साथ भी होता है। सेकेंडरी ओसाइड जो होते हैं वो 12 से 24 घंटे तक अपने आप को निषेचन योग्य बना के रखता है। इस बीच ही उसको फर्टिलाइजेशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडवाहिनी नली के एम्पुला में पहुंचने के बाद शुक्राणु लाइसिन द्वारा द्वितीयक अंडकोशिका के हाइलोएरोनिक फेज को घोल देता है। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी ओसाइड्स हैं उसमें जो फॉलिकल सेल होते हैं वो फॉलिकल सेल्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कोरोना रेडिएटा का निर्माण कर देते हैं और कोरोना रेडिएटा को बनाने के लिए, एक दूसरे से चिपकाने के लिए वहां पर एक ग्लू काम करता है जिसको हाइलोरिक एसिड हम लोग कहते हैं। तो उस हाइलोरिक एसिड को जो है घोलने का काम, अर्थात जो कोरोना रेडिएटा है उस कोरोना रेडिएटा को कमजोर बनाने का काम, उसके लेयर को तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसिन करता है। तो लाइसिन द्वारा द्वितीयक अंडकोशिका के हाइलोएरोनिडेज एक प्रकार का एंजाइम है को घोल देता है, जिससे कोरोना रेडिएटा बिखर जाता है और 30 मिनट में अंडकोशिका के रिसेप्शन फर्टिलाइजेशन कोन से शुक्राणु के टेल को छोड़कर स्पर्म के सभी पार्ट द्वितीयक अंडकोशिका में प्रवेशित कर जाते हैं। हर लाइन में बहुत सारे पॉइंट हैं,
ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेरा लिखाया हुआ थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, इसलिए हर एक लाइन में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले बतलाया कि जो कोरोना डेटा होता है वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, किस एसिड की वजह से, हाई एलोरोनिक एसिड की वजह से। लेकिन हाई एलोरोनिक एसिड को तोड़ता कौन है? लाइसिन। ठीक है, लाइसिन जो होता है यह लाइसिन तोड़ देता है, लेकिन तोड़ने के बाद इसके पीछे कारण क्या होता है? ताकि स्पर्म जो है वो ओवम में प्रवेश कर सके। तो ऐसा मत समझिए कि स्पर्म ओवम में प्रवेश जब करेगा तो वो किसी भी तरफ से वो प्रवेश कर जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसका एक खास स्थान होता है, उस स्थान से स्पर्म जो होता है वो अंदर प्रवेश करता है ओवम के अंदर। तो वह स्थान क्या कहलाता है? रिसेप्शन फर्टिलाइजेशन कोन। यहां से शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम लोग शुक्राणु के डायग्राम को भी पढ़े हैं, उसमें भी हम लोग जाने हैं कि शुक्राणु जो होते हैं हेड में, मिडिल पीस, नेक और टेल, ये 4 पार्ट में बटे हुए रहते हैं। टेल के भी जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, एक तो टेल होता है, एक एंड पीस होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि जब द्वितीयक अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश करने की बात आती है तो उसके कौन से भाग प्रवेश करते हैं, कौन से भाग प्रवेश नहीं करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, टेल प्रवेश नहीं करता है। टेल और एंड पीस जो है द्वितीयक अंड कोशिका में नहीं जाता है। से सभी भाग मतलब हेड, मिडिल पीस और नेक, ये सभी भाग जो होते हैं वह द्वितीयक अंड कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं। शुक्राणु का केंद्रक मेल गैमिट अर्थात मेल प्रोन्यूक्लियस और द्वितीयक अंड कोशिका का केंद्रक फीमेल गैमिट अर्थात फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरह कार्य करता है। शुक्राणु को हम लोग क्या समझ लेते हैं? शुक्राणु को हम लोग कहते हैं मेल गैमिट। एक प्रकार से बोलना सही है, लेकिन अगर हम लोग इसको कंसेप्चुअल रूप से देखें तो शुक्राणु को हम लोग नहीं मेल गैमेट कहेंगे, बल्कि शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या मौजूद रहता है? केंद्रक में एक क्रोमोसोम अर्थात न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र मौजूद रहता है। तो वो जो गुणसूत्र युक्त शुक्राणु है उसे हम लोग मेल प्रोन्यूक्लियस या मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक के नाम से जानेंगे, और द्वितीयक अंड कोशिका के केंद्रक को हम लोग फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक या फीमेल प्रोन्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से आप मित्रों, मैंने यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखा है, जब निषेचन की क्रिया होती है तभी मेटाफेज सेकेंड अर्थात अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय आरंभ होता है, जिसके बाद द्वितीयक अंड कोशिका से ओवम अर्थात एक, जिसे अंडाणु या अंडा कहते हैं, एवं द्वितीय पोलर बॉडी अर्थात ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि निषेचन से पहले जो होते हैं, जब ओवरी से जो रचना बाहर निकलती अंड निक्षेपण के दौरान, वह ओवम नहीं होती है, वह सेकेंडरी ओसाइट होता है। और मैंने आपको यह भी बतलाया है कि जन्म लेने से पहले, एक कन्या के जन्म लेने से पहले ही वह जो है आपको फॉलिकल्स का निर्माण, वह जो है प्राइमरी ओसाइट का निर्माण जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, जन्म लेने से पहले फॉलिकल्स का निर्माण शुरू होता है, जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी से पहले प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण उसके शरीर में हो जाता है, और फिर प्यूबर्टी आने के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में बदल जाते हैं। लेकिन इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो उसमें विभाजन का कार्य होता है, वह विभाजन केवल और केवल कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन तभी होता है जबकि वह फैलोपियन ट्यूब में अंड कोशिका पहुंचती है और निषेचन का कार्य करती है, तभी वह जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है, जिसमें मेटाफेज सेकेंड होते हैं, और मेटाफेज सेकेंड के फलस्वरूप जो है आपको ओवम बनता है और पोलर बॉडी तैयार होता है। इसके पहले भी पोलर बॉडी जो बनते हैं वो प्रथम पोलर बॉडी रहते हैं, यहाँ द्वितीय पोलर बॉडी बनता है। ये सारी चीजों को जब मैं आपको वो जेनेसिस पढ़ाऊंगा तो वो जेनेसिस में आपको फ्लो चार्ट के द्वारा आपको मैं दर्शाने का कार्य करूंगा।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, निषेचन के बाद मेल और फीमेल गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम द्विगुणित होकर डिप्लॉयड जायगोट अर्थात द्विगुणित युग्मनज में बदल जाते हैं। निषेचन के 5 से 7 दिनों के भीतर युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंच जाता है। इस दौरान कोरोना रेडिएटा अलग हो जाता है। अंडवाहिनी से गर्भाशय एवं गर्भाशय से प्रसव काल तक में निषेचित द्विगुणित युग्मनज अनेक परिवर्तन करते हैं, जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चेंज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको आज मैंने बतलाया कि अंडवाहिनी नली तक किस प्रकार से शुक्राणु पहुंचता है, शुक्राणु कैसे निषेचन करता है और निषेचन करने के बाद वह आगे का सफर कैसे तय करता है। अगले वीडियो में मैं आपको अंडवाहिनी नली से द्विगुणित युग्मनज को गर्भाशय में आरोपित करूंगा। वहां पर पहुंचने के बाद वह किस प्रकार से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, कैसे बच्चा जो है फोइटस में, एम्ब्रियो जो है वो फोइटस में बदलता है और बदलने के दौरान उसको पोषण कहां से मिलता है, कौन सी नई रचनाएं तैयार होती हैं और किस प्रकार से 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चे का लेबर पेन के द्वारा प्रसव करवाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप अपने पंकज सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।